अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इस ट्यूटोरियल में मैं अमेज़ोन पे आपको बताऊंगा अमेज़ोन की जो क्लाउड सर्विसेज हैं जिसे AWS सर्विसेज भी कहते हैं, अमेज़ोन वेब सर्विसेज, उस पे फ्री इंस्टेंस किस तरह होस्ट करना है आपने। अमेज़ोन बेसिकली क्या है, आप सबको पता है, इंडस्ट्री में इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जो क्लाउड सर्विसेज सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, एक तो विंडोज़ एज़्योर है जो माइक्रोसॉफ्ट की है, दूसरी अमेज़ोन वेब सर्विसेज हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग साइट पे जाएंगे इंडस्ट्री में, जैसे ही आप सीनियर लेवल पे जाने लगते हैं तो आपको एज़्योर या अमेज़ोन पे लाजमी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमेज़ोन की बेसिकली ट्रेनिंग नहीं इस टाइम मैं बताने लगा कि ट्रेनिंग इसमें इंस्टेंस किस तरह लॉन्च करना है, इसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या है और इसमें सर्विसेज की क्या टाइप्स हैं, किस किस तरह की सर्विसेज है। क्लाउड कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको डिस्कस नहीं करना हमने। बेसिकली वो एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट ट्रेनिंग मटेरियल है उसके ऊपर अमेज़ोन की वेब सर्विसेज पे। तो इसमें मैंने सिर्फ आपको जस्ट इतना बताना है कि अमेज़ोन के ऊपर जाके आपने साइन अप किस तरह करना है और फ्री इंस्टेंस किस तरह लॉन्च करना है आपने। अमेज़ोन के अंदर इंस्टेंस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। ठीक है, इंस्टेंस से मुराद समझ लिया आपके फ्री में एक अपना कंप्यूटर या वर्चुअल कंप्यूटर जिसे VM भी कहते हैं आप, वर्चुअल मशीन, फ्री में किस तरह होस्ट करना है अमेज़ोन के ऊपर। अमेज़ोन का एक इंस्टेंस है माइक्रो इंस्टेंस जिसे अमेज़ोन फ्री में प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को। एक एक साल के लिए आप 12 मंथ उस इंस्टेंस को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो साल भी काफ़ी है लर्निंग के लिए अगर आपने कोई टेस्ट वेबसाइट होस्ट करनी है, कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट करनी है, कोई टेस्टिंग करनी है अपनी, तो आपको अगर कोई कंप्यूटर रिक्वायर्ड है रिमोट लोकेशन पे, ठीक है, तो आप अमेज़ोन की वेब सर्विसेज को यूज़ करते हुए वो इंस्टेंस फ्री में लॉन्च कर सकते हैं। तो मज़े की बात, उस पर जो स्पीड है आपको, ठीक है, इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास मिलेगी। वो मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। दूसरा ये कि इस ट्यूटोरियल का पर्पस सिर्फ अमेज़ोन पे फ्री सर्वर होस्ट करना है नहीं है, इसके साथ मैं नेटवर्क के कॉन्सेप्ट भी इंटीग्रेट करूंगा। मैं उसके ऊपर एक वेबसाइट भी होस्ट करूंगा, फिर उसको बाहर से एक्सेस करके देखूंगा अपनी मशीन से, लोकल मशीन से वो एक्सेस हो रही है कि नहीं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसको टेलनेट पिंग करके देखेंगे। और सिक्योरिटी ग्रुप, वहाँ पे सिक्योरिटी की क्या कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी, DNS लेवल पे क्या क्या कन्फिग्रेशन है, कैसे कोड ऐड करना है कि अपनी मैं वेबसाइट को विद नेम, विद FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम से मैं एक्सेस कर सकूँ। इसके अलावा 1 to 1 नेट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे किया है। अमेजोन पे जो मशीन होस्ट है वहाँ पे 1 to 1 नेट किस तरह वर्क कर रहा है, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से। तो थोड़ा सा एक आपकी रिवीजन भी हो जाएगी कि IES के ऊपर किस तरह आपने वेबसाइट चलानी है और टेलनेट पिंग क्या है बेसिकली, और DNS पे रिकॉर्ड कब ऐड करना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा एक समझ लो एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको एक वेबसाइट चलाने का और फ्री में अमेजोन पे इंस्टेंस अगर होस्ट करते हैं या इवन कि आप किसी भी रिमोट लोकेशन पे, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट करनी पड़ेंगी या इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा आपको। तो अब अमेज़ोन पे जब आपने इंस्टेंस क्रिएट करना है, सबसे पहले तो आपके पास अमेज़ोन पे AWS की कंसोल पे आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उस पर साइन अप करना पड़ेगा। प्री रेक्विजिट कोई खास नहीं है, सिंपल आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस वगैरह टाइप करना है आपने। और हाँ, एक मेन चीज़ है उसमें आपके पास क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड या डेबिट कार्ड भी जिसे कहते हैं वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें डिटेक्शन वगैरह कोई नहीं होगी। अब ATM कार्ड वगैरह तो आजकल सबके पास ही होती हैं, तो उम्मीद है उसका कोई इशू नहीं होगा आपको। ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए डिडक्शन कोई भी नहीं है 1 साल के लिए। अगर तो हाँ, उनकी जो डिफ़ाइन उन्होंने लिमिटेशंस डिफ़ाइन की हुई हैं, अगर आप उसे एक्सीड करते हैं फिर आपकी डिडक्शन वहाँ से होगी पर आवर। जितने घंटे आप इंस्टेंस को यूज़ करेंगे उतने घंटों से वो चार्ज करेगा आपके क्रेडिट कार्ड से। तो इसको आप अपने तौर पे जाके देख लें अमेजोन aws.amazon.com/फ्री के ऊपर। तो अमेजोन के फ्री टायर की क्या लिमिटेशन है, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड हैं। तो मैं इस ट्यूटोरियल में जो आपको दूंगा EC2 इंस्टेंस बताऊंगा। EC2 इंस्टेंस का मतलब आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे पूरा का पूरा होस्ट करना है और उसके ऊपर जाके आपने RDP करके, अगर विंडोज़ की मशीन है या लाइनिक्स की मशीन है, उसके ऊपर SSH करके उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। आपने पूरी की पूरी एक VM वहाँ से क्या करनी है, उसकी सर्विस लेनी है। इसके अलावा अमेजोन की S3 सर्विसेज भी है, स्टोरेज सर्विस, जिसके ऊपर आपने बैकअप वगैरह स्टोर करवा सकते हैं। इसकी भी लिमिट है 5 GB की, 5 GB तक डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल रन 1 इंस्टेंस 1 मंथ और 2 इंस्टेंस हाफ अ मंथ, यानी कि एक इंस्टेंस हम इसके ऊपर फ्री में होस्ट कर सकते हैं जिसे हम
24/7 चला सकते हैं पूरे एक साल के लिए, 12 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैंने 2 इंस्टेंस होस्ट करने हैं या 3 इंस्टेंस होस्ट करने हैं, 4 इंस्टेंस आपने उसके ऊपर लॉन्च करने हैं, तो आप वो भी चला सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, ड्यूरेशन की आपके पास डिडक्शन होती जाएगी। अगर आपने एक इंस्टेंस चलाना है तो आप पूरे साल के लिए चला सकते हैं उसको, यानी कि 12 महीनों के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपने 2 इंस्टेंस चलाने हैं, तो आपके 2 इंस्टेंस आप पैरेलल चला सकते हैं, वो 24/7 अलाइव रहें, तो आप 6 माह उनको चला सकेंगे। 6 मंथ आप अमेजोन की फ्री सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं विद 2 इंस्टेंसेस ऑफ EC2। इसी तरह आप 3 भी चला सकते हैं। 3 चलाएंगे तो क्या होगा, आप 4 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह टाइम की डिडक्शन आपके पास होगी। लेकिन हम इस टाइम एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, अगर आप उसको 24/7 चलाएंगे पूरे एक साल के लिए चला सकते हैं। अगर आप 2 चलाएंगे, आप 6 6 माह दोनों को कंटिन्यूस चलाएं और 6 माह आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं साइन अप किस तरह करना है। साइन अप सिंपल, आपने अमेजोन की कंसोल पे आ जाने, अमेजोन AWS कंसोल गूगल पे लिखेंगे, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, साइन अप करना है सबसे पहले अगर तो आपका अकाउंट नहीं है। यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ फ्री अकाउंट, मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे करना है, ऑलरेडी अकाउंट है, यहाँ पे ईमेल आपने देना है या मोबाइल नंबर जिसे भी रजिस्टर है, यहाँ पे पासवर्ड। अगर न्यू यूज़र है तो आई एम ए न्यू यूज़र यहाँ पे करके आपने अच्छा, ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं यहाँ पे अपना आपने ईमेल एड्रेस टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ umar@networksport.online। आई एम ए न्यू यूज़र, इसको कर देना आपने साइन इन। अब यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद क्रिएट अकाउंट करेंगे, इसके बाद आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेगा। उसके बाद अब आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे कॉल आएगी और यहाँ पे एक पिन डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, आपने वही मोबाइल पे पिन कोड टाइप करना है और अकाउंट की वेरिफिकेशन आपके पास हो जाएगी और एक ईमेल भी आएगी, वहाँ से भी आपने वेरीफाई अकाउंट करना है। ठीक है, जब अकाउंट वेरीफाई हो, जैसे 5 से 10 मिनट लग सकते हैं एक्टिवेट होने में। जब अकाउंट हो रहे तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, साइन इन। साइन इन के लिए पासवर्ड प्रोवाइड करें। अच्छा, मेरा पासवर्ड क्या था, अच्छा आई एम ए न्यू यूज़र नहीं ना, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र करना है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, आने वाला सारा का सारा फीचर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो आप अपने तौर पे अमेजोन को एक साइन अप करें लाजमी इसके ऊपर, मैं तो कहता हूँ। और इसके ऊपर डिफरेंट इसकी ट्रेनिंग मटीरियल, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की, अमेजोन की अपनी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करें। और एक लर्निंग का एक बेहतर तरीका है कि आप इसके ऊपर साइन अप करके तो लर्निंग करें अपने तौर पे, ताकि इंडस्ट्री में जाए, जब अमेजोन की कोई बात करता है, उसकी सर्विसेज की बात करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की, उसकी कॉस्ट की बात करता है, उसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसके ऊपर VPN सर्विसेज किस तरह चल रही हैं, डेटाबेसिस की सर्विस क्या हैं, बैकअप के सॉल्यूशंस क्या हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया पहले से हो। तो अपने तौर पे अमेजोन को लाजमी इसकी ट्रेनिंग मटीरियल, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, इसके ऊपर देखें इंस्टेंस की क्या क्या टाइप्स है, स्टोरेज की क्या क्या टाइप्स हैं, इन सारी चीज़ों को। तो अमेजोन के बेसिकली डिफरेंट लोकेशंस पे इनके डाटा सेंटर्स हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जिस डाटा सेंटर के अंदर आपने इनके VM या जो भी सर्विस अपनी वो होस्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्जीनिया इनके आ रहा है, आयरलैंड आ रहा है, फ्रैंकफर्ट आ रहा है, टोक्यो आ रहा है यहाँ से। तो आप यहाँ से रेलिवेंट जो भी, जहाँ से आपको जो सा डाटा सेंटर करीब पड़ता हो, आपने वो डाटा सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपका जो लिटेंसी रेट है वो यहाँ से उस डाटा सेंटर तक कम से कम हो और आप उनकी मशीन को जब एक्सेस करें तो आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिले। और फिर ये कैसे पता लगेगा आपको इसकी कि कौन सा इनमें से कौन सा रीजन, कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए ये एक साइट है क्लाउड पिंग के नाम से। ठीक है, यहाँ से आप लेटेंसी चेक कर सकते हैं
कि किस डाटा सेंटर में इनकी लेटेंसी रेट, जैसे मेरी ये मशीन है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ जोन के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हूँ, मेरे इस नेटवर्क से अमेजोन का ये जो डाटा सेंटर है उस डाटा सेंटर तक मिनिमम लेटेंसी या मैक्सिमम लेटेंसी किस डाटा सेंटर तक आती है। जिसकी लेटेंसी सबसे कम होगी तो बेहतर किया है मैं उस लोकेशन के ऊपर इंस्टेंस को लॉन्च करूँ, ताकि जब यहाँ से बैठ के हमारी यूज़र है, अगर कंपनी है या मैंने उस सर्वर के ऊपर काम करना है, लेटेंसी रेट कम आएगा, आपको रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा बेहतर मिलेगा, तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। तो यहाँ पे मैंने आके HTTP पिंग किया, यहाँ पे इसको पिंग करेगा हर डाटा सेंटर को उनके, और बताएगा कि आपको सबसे मिनिमम लेटेंसी कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए वर्जीनिया पे जिस तरह आ रहा है 572 मिली सेकेंड, और मैक्सिमम देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, साउथ अमेरिका में 704 मिली सेकेंड, बहुत बड़ा पिंग है ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर कम आ रहा है आई थिंक यहाँ पे ये है 206 वाला आई थिंक, हाँ फ्रैंकफर्ट में अगर मेरी यहाँ से जोन के नेटवर्क से फ्रैंकफर्ट तक जो है लेटेंसी रेट कम सबसे कम है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे बेहतर यह कि मैं यहाँ पे होस्ट करूँ, लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो किसी दूसरे या लाइक US में बैठे हुए हैं और वहाँ से आप पहले टेस्ट कर लें कि वहाँ से लेटेंसी रेट कितना आ रहा है आपको, तो और आपके वहाँ से क्लाइंट से ज़्यादा इस मशीन को एक्सेस करना है, तो बेहतर कि आप उस लोकेशन पे उस डाटा सेंटर में, यूरोप में अगर फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, एशिया पैसिफिक में आ रहे हैं मुंबई में, तो वहाँ पे आप इस इंस्टेंस को होस्ट करें। ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन से यूज़र्स ने एक्सेस करना है। फिलहाल हम किस में लॉन्च कर लेते हैं, फ्रैंकफर्ट में लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। हाँ से ऑलरेडी मेरे पास एक इंस्टेंस चल रहा है, वो टोक्यो पे मैंने किया हुआ था। यहाँ से आप ये लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे EC2 में आना है। EC2 से मुराद है अमेजोन के जो वर्चुअल इंस्टेंस हैं, इनके VPS हैं, जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स हैं, वो आपने लॉन्च करना है। यहाँ से एक पूरा का पूरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप उसको रिमोट डेस्कटॉप करेंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या लाइनिक्स है, लाइनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको SSH कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आपने यहाँ पे जाके करना है लॉन्च इंस्टेंस। अब यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टेंस आ गए। यहाँ पे एक चीज़ गौर से करनी है, आपने वो इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर लेना जो पेड है, फिर आपकी डिडक्शन हो जाएगी। अमेजोन घंटों के हिसाब से चार्ज करता है आपको, जितने घंटे आप इंस्टेंस चलाएंगे उतने पैसे आपको पड़ जाएंगे। इसमें ये नहीं है मंथली बेसिस पे नहीं है या वीकली बेसिस पे नहीं है, आवरली बेसिस पे है। आप 1 घंटा चलाएंगे, 1 घंटे की डिडक्शन हो जाएगी, जैसे ही दूसरा घंटा शुरू होगा अगले पूरे घंटे की भी डिडक्शन आपके क्रेडिट कार्ड से हो जाएगी। वो अलग बात है, उसमें भी मैं जान नहीं रहा कितनी डिडक्शन होगी, उसकी लाइसेंसिंग क्या है और कितनी अमाउंट पे करनी पड़ती है, और इंस्टेंस किसकी क्या क्या टाइप से। आप बेहतर किया यहाँ से ये कर ले फ्री टायर ओनली, कि जो फ्री इंस्टेंस है सिर्फ वो दिखाएं मुझे। तो यहाँ पे देखें रेड हैट भी आ रही है आपके पास, लाइनिक्स इंटरप्राइज सर्वर भी आ रहा है, यूबंटो भी आ रही है, सर्वर भी आ रहा है बेसिकली, जिसका कि बेस लिखा हुआ है ना ये फ्री में है। तो हम विंडोज सर्वर 2012 को ही लॉन्च कर लेते हैं। यहाँ से विंडोज सर्वर 2008 R2 भी आ रहा है। तो ये सारे इस टाइम जितने आ रहे हैं यहाँ से मैंने फ़िल्टर किया है उसको, बेसिकली ये सब के सब फ्री आ रहे हैं। इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 64 बिट 32 बिट जो भी है। हम सर्वर 2012 करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 64 बिट में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, ये सर्वर 2012 आ गया, इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्री टायर एलिजिबल, ये इंस्टेंस आपने सेलेक्ट किया हुआ है माइक्रो इंस्टेंस। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर रहने देना, बाय डिफ़ॉल्ट चेक है। और ये फ्री टायर एलिजिबल इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कर दें इसको। और यहाँ पे ये आपसे नेक्स्ट ही करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पूछ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप को मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। फिलहाल मतलब कि सिक्योरिटी ग्रुप से मुराद अमेजोन के जो क्लाउड सर्विसेज है वहाँ पे एक फायरवॉल लगी हुई है, उस फायरवॉल से ट्रैफिक बेसिकली हो के आपकी इस मशीन तक आएगी, जो भी विंडोज़ की मशीन है। उस फायरवॉल में जो अमेजोन की है वहाँ पे जो पोर्ट में अलाउ करूँगा वही पोर्ट सिर्फ मेरी मशीन तक उस मशीन के ऊपर लिसन कर सकती है। लाइक यहाँ पे RDP की पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर RDP की पोर्ट ना हो मैं उस मशीन को RDP कर ही नहीं सकता। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट अलाउ है ऑलरेडी, कोई किस IP से जहाँ से मर्जी, यानी कि दुनिया की जिस मर्जी IP से आप आए रिक्वेस्ट
रिमोट डेस्कटॉप पे तो अलाउ कर दो। आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि आपकी कंपनी का जो अपना नेटवर्क है उसकी सबनेट आईडी है, उसके स्पेसिफिक आईपी से रिक्वेस्ट आए तो ये इस मशीन पे आरडीपी कर सकता है वो यूज़र। तो इस टाइम मैं इसको क्या करता हूँ, रिव्यू एंड लॉन्च कर दिया इसको। इसमें पीछे काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, एबीएस वॉल्यूम क्या, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया है क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं मैं करवा रहा इस टाइम, मैंने जैसे आपको ये बताना है फ्री में इंस्टेंस किस तरह लॉन्च करना है आपने और इसको किस तरह इंजॉय कर सकते हैं आप। इसको फिर आपने यहाँ से क्या कर देना, सिंपल लॉन्च। अब यहाँ पे एक बेसिकली जब सर्वर को एक्सेस करने यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक की आपके पास एक होनी चाहिए कि आप सर्वर को सिक्योर तरीके से एक्सेस कर सके। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे की मेरे पास बनी हुई है एग्जिस्टिंग पी, वो पूछ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टिंग की भी दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस लॉन्च करें आपने यहाँ पे क्रिएट ए न्यू की कर देना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू भी क्रिएट करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहता है कि कोई सी न्यू की दे, जब मैं सर्वर को एक्सेस करना होगा तो मुझे वो की मैं दूंगा तो मुझे फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिलेगा उस सर्वर का। मैं यहाँ पे कहता हूँ उमर कर दिया फॉर एग्जांपल, मैंने डाउनलोड कर दिया इसे मैंने एक दफ़ा इसने आपने फर्स्ट टाइम इसको लाजमी डाउनलोड कर लेना इस की को। अगर आप डाउनलोड नहीं करते लॉन्च कर देते हैं फिर आपको फ्यूचर में इस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे फिर आप स्टक हो जाएंगे। अब मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, मैंने की यहाँ पे उमर के नाम से .pem और अब मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है इंस्टेंस लॉन्च होने में। और इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, कहते हैं द फॉलोइंग इंस्टेंस लॉन्चेस हैव बीन इनिशिएटेड। तो इंस्टेंस ने लॉन्च कर दिया है। मैं कहता हूँ व्यू इंस्टेंसेस, इंस्टेंस में चले गए। ठीक है, ये अभी पेंडिंग स्टेटस आ रहा है, इसका मतलब इंस्टेंस ने लॉन्च कर दिया, मशीन आपकी बूट हो रही है और मशीन जब स्टार्ट होगी यहाँ पे आपके पास इंस्टेंस से 2x2 आ जाएगा। यहाँ से आप इस पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं इस कंसोल को। देखिए अभी ये रनिंग स्टेट में यहाँ पे आ गया। चेक स्टेटस के इनिशियलाइजिंग, अभी इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो रहा है और इसका पब्लिक आईपी एड्रेस भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस पब्लिक आईपी एड्रेस को पिंग लगा के रखते हैं, यहाँ पे पिंग करूँ अगर मैं इसको, तो इस पे पिंग रिस्पॉन्स अभी नहीं आया। दो रीज़न हो सकती है, वहाँ पे पिंग अलाउ नहीं है या इंस्टेंस अभी तक ये मेरा प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ। तो इसे रिफ्रेश करें, इनिशियलाइजिंग है, राइट क्लिक करके आप इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे, वो कहता है कि यूज़र इसका क्या है इस इंस्टेंस से कनेक्ट होने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर है। पासवर्ड क्या है इसका, अब मैं गेट पासवर्ड जब मैं करूँगा यहाँ पे, अभी वो कहता है कि प्लीज़ वेट 4 मिनट्स, अभी इंस्टेंस लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, इंस्टेंस लॉन्च होगा, जब मैं गेट पासवर्ड करूँगा वो कहेगा कि जो फाइल आपने पहले डाउनलोड की थी वो फाइल प्रोवाइड करो। मैं वो फाइल दूंगा तो वो मुझे उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिखाएगा। तो मैं उस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से लॉगिन हो जाऊँगा। उसके बाद आपने पासवर्ड लाजमी चेंज कर लेना, उसका कस्टम पासवर्ड जो भी आपको ईजी लगे वो पासवर्ड वहाँ पे रख सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि उतनी देर में इंस्टेंस मेरा प्रॉपर लोड हो जाए। अच्छा, तो राइट क्लिक करके अब इसके साथ कनेक्ट करते हैं, गेट पासवर्ड यहाँ पे, और ये देखिए वही फाइल मेरे से यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो इस फाइल को मैं अपने पास डेस्कटॉप पे सेव करवा लेता हूँ यहाँ पे। इसको ओपन किया और डीक्रिप्ट पासवर्ड किया यहाँ से आपने, उसने बता दिया पासवर्ड आपके पास ये वाला आ गया। इसको कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, इस पासवर्ड को अपने पास हम कर लेते हैं सेव। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, कनेक्ट किया, इसकी आरडीपी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर ले यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप इसका आईपी एड्रेस नोट करके यहाँ से इस आईपी एड्रेस को डायरेक्ट रिमोट डेस्कटॉप पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका स्टेटस क्या आ रहा है, इंस्टेंस स्टेट के आगे रनिंग आ गई है, स्टेटस चेक किया आ गया 2x2 चेक। अगर 2x1 1x2 पे स्टक हो इसका मतलब मशीन रीबूट हो रही है आपकी, या प्रॉपर लोड नहीं हुई अभी आपका ओएस। तो 2x2 ये मेक श्योर करना है आपका यहाँ पे 2x2
आ रहा हो एक्सेस जब आप कर रहे हो इस मशीन को। तो इस मशीन का यहाँ से मैंने आईपी एड्रेस नोट किया। आईपी एड्रेस नोट करने के बाद इसको रिमोट डेस्कटॉप में आप यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे आईपी एड्रेस को, जो भी इसका आईपी एड्रेस आ रहा है यहाँ पे उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लाइक 52.59.229.222। तो देखिए यहाँ पे यूज़र पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है, या यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कनेक्ट करवाएं, रिमोट डेस्कटॉप की फाइल डाउनलोड करें, इसको ओपन करेंगे फिर भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है, पासवर्ड कौन सा आ जाएगा, ये वाला पासवर्ड प्रोवाइड किया मैंने, ओके किया। अब ये फ्री में सारा कुछ मेरा हो रहा है, इसमें कोई पैसे नहीं लगे, फ्री में मुझे एक मशीन मिल जाएगी, इसके ऊपर मैं अपनी टेस्टिंग वगैरह सारी कर सकता हूँ। अब मैं उस मशीन पे लॉगिन कर गया। ठीक है, अब बेहतर पहला लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो उसका पासवर्ड चेंज करें। ठीक है, बेहतर यही है। आप ये जितना अजीब सा पासवर्ड ये ना रखें, कोई सिक्योर पासवर्ड वो इस पर रखें। या अगर आपकी कोई टेस्टिंग की मशीन है, कोई आप वीक पासवर्ड भी रख देंगे तो कोई इतना इशू नहीं है, अगर आपने जस्ट टेस्टिंग करनी है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट है, आपने इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, तो बेहतर कि आप इसके ऊपर कोई सिक्योर पासवर्ड इंप्लीमेंट करें। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन हुआ, ये मेरी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा अभी मुझे, लॉगिन मैं मशीन के अंदर हो चुका हूँ। तो लॉगिन होते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। साइन अप हमने देख लिया, ठीक है। रिटेंसी मैंने बता दिया कि आपने चेक करना है, आपने जहाँ से मशीन से जहाँ पे आपके यूज़र्स हैं या आप जिस कंट्री में बैठे हुए हैं, जिस लोकेशन पे हैं, वहाँ से आपने अमेजोन के किस डाटा सेंटर के ऊपर इंस्टेंस को होस्ट करना है, बेस्ट कौन सा रहेगा, आपने लेटेंसी यहाँ से चेक कर लेनी है। तीसरा मैंने इंस्टेंस लॉन्च करके आपको दिखाया, ठीक है। इंस्टेंस किस तरह लॉन्च करना है आपने लेफ्ट साइड से उसको पहले फिल्टर कर लेना है, जो फ्री वाले इंस्टेंस है वही आपको विजिबल होंगे। कनेक्ट विद EC2 इंस्टेंस RDP, तो अमेजोन का जो EC2 इंस्टेंस है जो हमने विंडोज़ का भी होस्ट किया, इसके साथ कनेक्ट किस तरह करना है भी मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया। अब इसके बाद स्पीड टेस्ट करते हैं, फिर IIS इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर वेबसाइट होस्ट करेंगे, उसके ऊपर फिर पिंग और टेलनेट वगैरह को अलाउ करके देखेंगे। ठीक है, देखिए मशीन पे मेरा लॉगिन हो रहा है। वहाँ पे पिंग की ये रीज़न हो सकती है, वहाँ की जो विंडोज़ की जो फायरवॉल है वहाँ पे पिंग अलाउ नहीं है, एक रीज़न वो हो सकती है विंडोज़ की फायरवॉल पे। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, अमेजोन की जो अपनी फायरवॉल है वहाँ पे भी ये ब्लॉक हो सकती है पिंग, इसलिए पिंग रिस्पॉन्स नहीं हमें आ रहा। जबकि मेरी पिंग ये मशीन जो है, ये मेरी मशीन रीचेबल है। अगर इस मशीन का आप IP एड्रेस यहाँ से नोट करें तो यहाँ पे वही आ रहा है 5259229222। यहाँ पे भी देखें 5259229222। तो इस मशीन पे मैं आपको पिंग भी अलाउ करके दिखाऊंगा, या वेबसाइट भी होस्ट करके दिखाएंगे। तो अभी अगर मैं इस IP एड्रेस को अगर एक्सेस करूँ, यहाँ पे 229.222, आई थिंक यही IP है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे तो कोई वेबसाइट चल ही नहीं रही इस मशीन के ऊपर हमारी। और अगर मैं यहाँ से आपको टेलनर करके दिखाऊँ पोर्ट 80 के ऊपर, कि मेरी पोर्ट 80 के ऊपर लिसनिंग वहाँ पे हो रही है कि नहीं, जिन्होंने मेरे से MCSE या नेटवर्क की ट्रेनिंग ली हुई है उनको ये आइडिया होगा कि मैं क्या करूँ। टेलनेट से क्या होता है, बेसिकली पोर्ट लिसनिंग में चेक कर रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट HTTP की या वेबसाइट की पोर्ट क्या होती है, पोर्ट 80। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ पोर्ट 80 के ऊपर लिसनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो अभी होगी नहीं, क्यों, वहाँ पे कोई वेब सर्वर इंस्टॉल ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा फायरवॉल में भी ये पोर्ट ब्लॉक हो सकती है, तो हम वेबसाइट वहाँ पे होस्ट करेंगे तब भी ये पोर्ट लिसनिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि फायरवॉल में पोर्ट ब्लॉक हो रही होगी। मैं फायरवॉल में या अमेजोन की फायरवॉल या विंडोज़ की फायरवॉल में ये पोर्ट अलाउ करूँगा, उसके बाद ये टेलनेट यहाँ पे मेरी टेलनेट का सेशन इस्टेब्लिश जब होगा तो यहाँ से मैं वेबसाइट भी एक्सेस अपनी कर सकता हूँ। तो इस मशीन पे गया मैं, तो ये देखिए मशीन के पे अंदर मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। स्पीड कितनी आ रही है, मैं बेसिकली आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। अमेजोन पे जब जाएंगे आउट क्लास किस्म की यहाँ पे इंटरनेट आपको मिलेगा, डाउनलोडिंग अपलोडिंग आपकी मिनट में यहाँ पे हो रही होगी, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। फ्री में यहाँ पे इसके मैं थोड़ा सा हार्डवेयर रिसोर्सेज दिखा देता हूँ, तो आपको फ्री में 1 GB रैम ही अवेलेबल मिलती है। लेकिन इसमें क्या है, इनके पीछे डिस्क स्टोरेज जो है, डिस्क की जो टाइप्स है वो इन्होंने अच्छी हार्ड डिस्क लगाई हुई है, SSD डिस्क वगैरह सैन के ऊपर चल रही हैं ये डिस्क।
तो रीड राइट ऑपरेशन आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। जबकि आप अपने पास साटा हार्ड डिस्क के ऊपर या आईडी हार्ड डिस्क के ऊपर अगर ओएस इंस्टॉल करें सर्वर 2012 विद 1 GB रैम, तो बहुत ही डेड स्लो चलेगा, इतना डेड स्लो होगा कि आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर सकेंगे। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज रैम पे तो डिपेंड करते ही हैं, प्रोसेसर पे डिपेंड करते ही हैं। जितनी रैम अच्छी है, जितना प्रोसेसर अच्छा है आपका, तो मशीन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हार्ड डिस्क की जो टाइप है वो भी परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छी खासी डिपेंड करती है। अगर आपकी एक जगह पे आईडी या साटा हार्ड डिस्क है, एक जगह पे आपने सैस या एसएसडी लगा ली, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस में आपका परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आईडी या साटा में, अगर आपने एसएसडी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली अच्छी हार्ड डिस्क, इनके पीछे स्टोरेज काफ़ी अच्छी यूज़ हो रही है, तो इस वजह से 1 GB रैम के ऊपर भी इसकी परफॉर्मेंस डेड स्लो नहीं है। ये देखिए आप, मैं जैसे ही कोई चीज़ ओपन कर रहा हूँ, ये आपकी ठीक प्रॉपर ओपन होगी यहाँ पे। जबकि आप 1 GB पे अगर साटा हार्ड डिस्क के ऊपर लगाए, आपका तो सर्वर 2012 का एसएस बिल्कुल ही डेड स्लो चलेगा, आपका और मशीन ऑलमोस्ट स्टक ही रहेगी वो। इसलिए सर्वर साइड पे जब भी काम किया जाता है, जहाँ पे डेटाबेसेस हो, आपने ईआरपी इंप्लीमेंट करना हो, एक्सचेंज सर्वर हो आपका, तो रिकमेंडेशन क्या आपकी, आप वहाँ पे एसएसडी लगाएं। उसे परफॉर्मेंस री राइट ऑपरेशन डिस्क के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने डिस्क रैम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ली, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लिया आपने, और आपने हार्ड डिस्क आईडी ही या साटा यूज़ कर रहे हो आप, तो कोई फ़ायदा नहीं इतनी ज़्यादा रैम लगाने का हार्ड डिस्क। उसकी रीज़न क्या है, जब डिस्क के ऊपर से डाटा रीड होगा या राइट होगा, तो वो जब डिस्क की अपनी स्पीड जो है, परफॉर्मेंस जो है वो स्लो है, तो प्रोसेसर को ज़्यादा टाइम लगेगा डाटा रीड करने में। जब प्रोसेसर ज़्यादा इंगेज रहेगा वो काम करने में, तो ऑब्वियसली उसकी उसकी जो यूटिलाइजेशन है प्रोसेसर की वो ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आपने साटा हार्ड डिस्क लगा दी या सैस हार्ड डिस्क लगा दी, तो रीड राइट ऑपरेशन अब जब आपका बहुत जल्दी होने लग जाएगा, तो प्रोसेसर ज़्यादा इंगेज नहीं होगा। ठीक है, तो आप बेहतर बेहतर कि आप एसएसडी हार्ड डिस्क यूज़ करें, ताकि आपके मेमोरी जो है, आपकी रैम है, आपका प्रोसेसर है, वो भी मिनिमम यूटिलाइज होगा। और यूटिलाइज कब होना शुरू होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है तब भी वो यूटिलाइज होगा। अदरवाइज रीड राइट में जो प्रोसेसर एंगेज हो रहा है, वो वहाँ पे एंगेज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, ये बात की बातें हैं। अभी मैं आपको स्पीड टेस्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे फ्लैश ना यहाँ पे करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी कह रहा था, आपको सर्वर में पता है यहाँ पे हर चीज़, हर साइड होगी, अगर ट्रस्टेड साइड में ऐड होगी तो ओपन होगी। तो मैं इसको सिक्योरिटी को यहाँ से क्या करता हूँ, डिसेबल कर लेता हूँ। मेक श्योर करें आपने जैसे ही लॉगिन करना है इस मशीन का, सबसे पहले पासवर्ड रीसेट कर लेना है कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके, या आल कंट्रोल डिलीट करके भी रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लोकल सर्वर में आने में इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी को डिसेबल करता हूँ। अदरवाइज हर साइट मुझे इसकी सिक्योर साइड में ऐड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। क्लोज करके इसको एक दफ़ा इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करें। अच्छा जी, गूगल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ स्पीड टेस्ट। इसके लिए फ्लैश ना रिक्वायर्ड हो, तो स्पीड टेस्ट के लिए अक्सर ही रिक्वायर्ड कर लेता है। अच्छा, इसमें भी वो मांगेगा। काम करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, यहाँ से गूगल क्रोम डाउनलोड करता हूँ, ताकि हमारा टाइम थोड़ा वीडियो का सेव हो। अच्छा जी, मैंने क्रोम अपने पास इंस्टॉल कर लिया था। क्रोम पे फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स पे उसके लिए सेपरेट से करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। तो आप इसके ऊपर जो भी आपने टेस्टिंग करनी हो, आप फ्री में आप डाउनलोडिंग इसके ऊपर अपलोडिंग कर सकते हैं, कोई वेबसाइट इसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट देखें, देखिए कितनी आउट क्लास आपको यहाँ पे डाउनलोड अपलोड रेट मिलेगा। ये चेक करें ज़रा, बहुत आउट क्लास स्पीड है ये। आज दो पाकिस्तान में भी इतनी स्पीड आपको अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी मिल जाती है। बहुत सारी कंपनीज में काम करने का मौका मिला पाकिस्तान में भी, जिन्होंने डेडिकेटेड लाइंस ली होती हैं फाइबर्स पे। वो ये 150 MB या 200 MB 200 Mbps, वो भी इजीली अब अवेलेबल है। वो 5-7 हज़ार पर MB आपको इजीली मिल जाती है, वो हर ISP आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जो कमर्शियल प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट की सर्विसेज, लाइक साइबरनेट हो गया, आपका नेक्स्ट लिंक हो गया, सुपरनेट हो गया।
ठीक है, पीटीसीएल वगैरह की बात नहीं करता, वो तो डेडिकेटेड प्रोवाइड नहीं करते, करे भी तो पीछे शेड ही और होता है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें देखिए डाउनलोड रेट कितना अच्छा आपको मिल रहा है, अपलोड रेट कितना मिल रहा है। यहाँ पे 403 मेगाबिट्स पर सेकंड, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पीड है। तो आप यहाँ पे खुद ही अंदाज़ा करेंगे अगर आप कोई डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं आपका कितना वो तेज़ी से होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप फ्री में ये मशीन है, आप फ्री में यूज़ कर से इंजॉय करें। और सबसे बेहतर क्या, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो अमेज़ोन के ऊपर, फ्यूचर के आगे अमेज़ोन का है, एज़्योर का है, क्लाउड कंप्यूटिंग का है। आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप लर्निंग करें। अमेज़ोन के इंटरफेस का आपको पता होगा, कौन सी चीज़ कैसे है, टर्मिनोलॉजीज़ का पता हो आपको, इंस्टेंस किस तरह लॉन्च करना है, इंस्टेंस की टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें भी। और अगर फ्री में, अगर आपने टेस्टिंग करनी है, कोई आपका कोई दोस्त का तैयार है फ्री में मशीन मिल जाएगी, तो इधर के लिए काम करना है, ये आप ये उसको उसको एक आईडी अमेज़ोन पे बना के उसको कोई यार इस पे काम करो अपना। ठीक है, आपके पास अगर लोकल रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे करते हैं, स्पीड टेस्ट तो कर लिए हमने। आइए इस इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट होस्ट करते हैं और उससे एक्सेस करके देखते हैं। आइए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सबको पता है जिन्होंने MCSE की हुई है। आइए इस यहाँ पे मेरे पास अभी नहीं आ रहा, मैं जाता हूँ सर्वर मैनेजर में और वहाँ जाके रोल ऐड करता हूँ इसका। मैनेजमेंट आके ऐड रोल्स एंड फीचर्स। अच्छा जी, लोड हो रहा है ये, इसे लोड होने दो कंसोल को। ठीक है, ये हो चुका है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे। ओबियसली अब आप ये मशीन लेंगे, उसके दो तीन पर्पज़ हो सकती हैं। आप इसके ऊपर कोई वेबसाइट होस्ट करें, कोई टेस्टिंग करें। अगर आपने कोई अपलोड करना है, डाउनलोड डाटा बहुत ज़्यादा करना है और उसको वहाँ पे लोकली टेस्ट करना है, तो आप इस मशीन के ऊपर डाउनलोड करेंगे। अगर यही अज्यूम करें आपके पास कोई 100+ GB का डाटा हो और आप पाकिस्तान में बैठे हुए, आपके पास 1 MB का 2 MB का लिंक है और आप डाउनलोड करना चाहें, तो वो इम्पॉसिबल है आप उसको डाउनलोड करें और उसको डाटा को अंदर जो भी एनालाइज करना है आप करें। तो बेहतर क्या, अगर आपके पास एक ऐसी मशीन होती जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आउट क्लास किस्म की स्पीड होती, आप उस मशीन को एक्सेस करते, लाइक ये अमेजोन का EC2 इंस्टेंस, इसके ऊपर डाउनलोड करके आपने जो भी उस डाटा के साथ प्ले करना है आप प्ले कर सकते थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे IES को सिलेक्ट करता हूँ, वेब सर्वर में डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स जाने दूंगा, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दूंगा, क्योंकि मैंने सिंपल कोई इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी वगैरह फिलहाल नहीं लगानी, कोई सर्टिफिकेट मैनेजमेंट नहीं करनी, कोई URL रीडायरेक्शन IP रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, FTP सर्वर के तौर पे यूज़ नहीं करना। चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल में इसको नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करते हैं इसे। इंस्टॉलेशन स्टार्टिंग। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा IES मेरे पास स्टार्ट में आ जाएगा। और आपको पता है जब भी IES इंस्टॉल हो उसका डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है, जहाँ से वो कंटेंट सारा का सारा उठाता है, वो यहाँ पे INT-pub के नाम से फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर www सारा का सारा डॉक्यूमेंट रूट डिफ़ॉल्ट इसका वहाँ पे होता है। वहाँ पे आपने सिंपल अपना कोड रख देना है और फिर कनेक्टिविटी करनी है। जितनी देर में ये इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, इसे मैंने क्लोज किया। अब देखें ये डिफ़ॉल्ट में आपके पास एक फोल्डर आ गया INT-pub का www रूट, और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट होता है IES का। तो यहाँ से IES को मैं ओपन करता हूँ। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये आपके पास आ गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर एक वेबसाइट, आप लोगों को पता है जिन्होंने IES पढ़ा हुआ है मुझसे, बाय डिफ़ॉल्ट एक वेबसाइट इसके ऊपर जो बनी होती है, अगर आप लोकल होस्ट करें, इस मशीन का अपना IP दें, तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। लाइक यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको ब्राउज करता हूँ, अगर मैं तो वेबसाइट ये ओपन होगी और ये IES का डिफ़ॉल्ट पेज आ गया है। और अगर आपका कोई कस्टम पेज कोड है वो आप यहाँ पे कोड रख सकते हैं और डॉक्यूमेंट रूट यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग में जाके जो भी इसका फिजिकल एड्रेस है, जहाँ पे आपका कोई वेबसाइट है, उसका अगर कोड पड़ा हुआ है आपके पास।
ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये पेज विजिबल ना हो आए इसका डिफ़ॉल्ट पेज, तो हम कस्टम पेज में फ़िलहाल एक वेब पेज रख देता हूँ ताकि हम अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकें। वैसे भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट पेज के साथ, लेकिन मैं कस्टम पेज चाहता हूँ कि इसका रखूँ। मैं फ़िलहाल उसका नाम क्या रख देता हूँ, index.html। और उसके अंदर मैं थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने कर दिया वेलकम टू टेकलिंक्स। ठीक हो गया। और इसे कर देते हैं क्लोज। इसे कर लें यहाँ पे H1 को करेक्ट। ये हो गया। अच्छा जी, HTML पेज है तो इसकी एक्सटेंशन इस टाइम ठीक नहीं आ रही, इसकी एक्सटेंशन भी ठीक कर लेते हैं। ये जिन्होंने IES पढ़ा है उनको सारा पता है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने वेबसाइट रख के बाहर से किस तरह एक्सेस कर सकते हैं आप। एक्सटेंशन को शो करवाते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी टाइप क्या आ रही है इस टाइम, यहाँ पे TXT आ रही है। मैं यहाँ से TXT खत्म करके क्या कर दिया .html। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा मेरा वो पेज से लोड होना चाहिए, क्योंकि IIS बाय डिफ़ॉल्ट किसको देखता है, index.html को। डॉक्यूमेंट में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है index.html वाले फाइल की। तो यहाँ से वेबसाइट एक्सेस हो रही है। और लेकिन अगर यहाँ से ये टेलनेट करना चाहूँ और इस वेबसाइट को ओपन करना चाहूँ, ये देखिए वेबसाइट अभी भी ओपन नहीं हो रही। और अगर मैं टेलनेट करूँ जाके यहाँ पे, तो देखिए टेलनेट भी मेरा नहीं होगा पोर्ट 80 के ऊपर। उसकी रीज़न क्या है, जब यहाँ से ट्रैफिक जाती है बेसिकली सबसे पहले वो जाती है अमेजोन के क्लाउड सर्विसेज के ऊपर। वहाँ पे एक फायरवॉल पड़ी हुई है, वो वहाँ से फिल्टर होती है ट्रैफिक, फिर आती है वो हमारी मशीन के ऊपर। ठीक है। तो इस टाइम क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है इस IP के ऊपर, वो पहले फायरवॉल पे जाती है, वहाँ पे जाके पोर्ट 80 अलाउ नहीं है और वो ब्लॉक हो गई है। तो हम वहाँ पे अमेजोन की AWS की कंसोल के अंदर ही सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं बेसिकली। सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या होता है, एक फायरवॉल के तौर पे काम कर रहा है। उस ग्रुप के अंदर जो रिक्वायर्ड पोर्ट्स आप वो अलाउ करेंगे और वो ग्रुप बेसिकली बाइंड होता है बेसिकली आपके इंस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली इसके साथ बाइंड है, मेरी किसी इंस्टेंस के साथ लॉन्च हाइफर विजिट 1 के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है ये। तो उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके मैं देखता हूँ कौन कौन सी पोर्ट्स अलाउ हैं और पोर्ट 80p में अलाउ कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट एक ही पोर्ट होगी, वो कौन सी 3389 रिमोट डेस्कटॉप की जो पोर्ट है। तो इसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इनबाउंड करके मैं एडिट करता हूँ इसको। तो देखिए इसमें एक ही पोर्ट अलाउ है बाय डिफॉल्ट 3389 की सोर्स एनीवे है। ऐड रूल में करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक पोर्ट और अलाउ करो यहाँ पे, कौन सी, अब हमने करवानी है यहाँ पे कस्टम पोर्ट कर देते हैं। ठीक है, कस्टम TCP रूल मैंने कर दिया। कस्टम TCP रूल किया, यहाँ पे कौन सी पोर्ट है, पोर्ट 80 पे मेरी वेबसाइट चल रही है। अगर आपने वेबसाइट कोई पोर्ट डिफरेंट पोर्ट पे चलाई है, आपको पोर्ट यहाँ पे अलाउ करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट जो वेबसाइट है IIS में पोर्ट 80 से चल रही होती है, जो कि आपको पता है। अगर नहीं पता तो IIS दोबारा पढ़ें। अच्छा, ये अगर आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि किस रिमोट नेटवर्क के IP से रिक्वेस्ट आए तो ये वेबसाइट ओपन हो। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, मेरे सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है तो मैं 00 कर देता हूँ, इसका मतलब ऑल IP एड्रेस। और पिंग भी कर देते हैं, एक रूल पिंग का भी ऐड कर देते हैं। ICMP देखें यहाँ आ रहा है, ऑल ICMP। ठीक है, ऑल ICMP यहाँ पे क्या कहता है, CDR IP और सिक्योरिटी ग्रुप एनीवेयर कर दिए। इसे भी आपने क्या कर दिया, सेव। ठीक है, इस मशीन पे देखिए जैसे ही वहाँ पे मैंने अलाउ किया, सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड किया, इसका मतलब क्या है, वाकई ही मेरी जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक कहाँ से हो रही थी, इस सिक्योरिटी ग्रुप की जो फायरवॉल है वो ब्लॉक कर रहा था। जैसे ही मैंने पिंग अलाउ किया, देखिए मुझे पिंग रिस्पॉन्स पे आना शुरू हो गया। और अगर मैं टेलनेट करूँ, एक तो मैं डायरेक्ट इसको वेब पेज को ब्राउज करूँ, मुझे पता लग जाएगा वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं। लेकिन अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप टेलनेट करके पहले चेक करें भाई लिसनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो लिसनिंग हो रही है, वेबसाइट कन्फर्म बात है कि ओपन होगी। पोर्ट 80 पे मैंने टेलनेट किया, वो टेलनेट नहीं हुआ। रीज़न यहाँ पे ये सेव हुआ है, ये देख लेते हैं इसको। HTTP की पोर्ट बिल्कुल पोर्ट 80 है, जहाँ से मर्जी आए। और ये हमारा
अलाउ है, पोर्ट 80 पे लिसनिंग होनी चाहिए। तो मैं आइए इसको जाके एक दफ़ा रीसेट करता हूँ, इसकी सर्विस को रीस्टार्ट करके देखते हैं, उसमें इशू हो सकता है। अच्छा, हम आईपी ही गलत दे रहे हैं, 52.59 है यहाँ पे, ये देखिए। अब देखिए पोर्ट 80 पे टेलनेट किया मैंने, साथ ही टेलनेट हो गया, ठीक है। अगर मैं फायरवॉल से आपको ये देखिए वेबसाइट भी मैं ओपन करूँगा, वेबसाइट भी ओपन मेरी होनी चाहिए यहाँ पे 52 डॉट, यहाँ पे भी देखें आईपी गलत दिया हुआ, मैं 26 नहीं 52.59 है। वेबसाइट ओपन की, देखिए वेलकम टू टेक लिंक्स आ गया, ये इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे आपने अलाउ किया। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं HTTP निकाल के यहाँ पे सेव कर देता हूँ और अब मैं टेलनेट करता हूँ इससे जाके, आप ये देखिए अब टेलनेट होता है, अब टेलनेट नहीं हो रहा आपका। वेबसाइट भी मैं ओपन करूँगा, मेरी वेबसाइट भी ओपन नहीं होगी, ये देखिए स्टक हो गया यहाँ पे, ठीक है। न्यू पेज में ओपन करें, यहाँ पे भी नहीं ओपन होगा, क्यों? फायरवॉल में वो पोर्ट 80 मैंने रिमूव कर दिया वहाँ पे। तो फिर मैं दोबारा यहाँ से क्या करता हूँ, कस्टम TCP पोर्ट यहाँ से मैंने कह दिया फ़िलहाल एनीवे है। कस्टम पोर्ट कौन सी है? पोर्ट 80, पोर्ट 80 मैंने सेव किया यहाँ पे, ये देखिए वेब पेज, जैसे ही मैंने पोर्ट 80 ओपन किया पेज रिफ्रेश हुआ और यहाँ पे देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। ये बात होगी क्लियर आपको। अमेजोन देखिए, अमेजोन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, आप जो ट्रैफिक पोर्ट अलाउ करेंगे सिर्फ वो आपकी उस पोर्ट तक लिसनिंग होगी, वो मशीन तक वो उस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आगे जाएगी। अब एक चीज़ और, एक्सेस वेबसाइट फ्रॉम आउटसाइड हमने करके देख ली, अलाउ पोर्ट इन सिक्योरिटी ग्रुप, अमेजोन पे सिक्योरिटी ग्रुप है, वहाँ पे किसने ऐड करनी है। अब ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप इस वेबसाइट को, ऑब्वियसली आपने एक पेज नहीं रखा होगा, आपके पास मल्टीपल पेजेस होंगे, आपका एक होम पेज होगा, आपने पूरा का पूरा डेवलपर से एक वेबसाइट डिज़ाइन की होगी, यहाँ पे उस पूरी की पूरी वेबसाइट आप होस्ट करेंगे। तो आप अगर तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ठीक है, आपने यहाँ पे आईपी से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन बेहतर कि आप डीएनएस में भी इसकी एंट्री ऐड करें ताकि आप नेम से इसको एक्सेस कर सकें। तो आपका जो भी डीएनएस सर्वर है पब्लिक, वहाँ पर आके आपने इसके अगेंस्ट एंट्री करनी है। लाइक मेरे पास ये एक नेम चीफ के ऊपर मेरी एक वेबसाइट रजिस्टर है networksport.online की, और उन्हीं की मैं डीएनएस की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। तो ये उनके पैनल को मैंने एक्सेस किया, उस पर बेसिकली मैंने जाके लॉगिन किया हुआ है। तो जो भी आपकी डोमेन होस्टिंग है, जो भी डीएनएस सर्वर है, अगर माइक्रोसॉफ्ट का डीएनएस सर्वर है, GoDaddy पे है, क्लाउडफ्लेयर पे है, जहाँ पे भी आप उन डीएनएस सर्वर को एक्सेस करें और क्या करें, एक नया रिकॉर्ड ऐड करें। और हर किसी का अपना पैनल होता है, ऐड करने का मेथड डिफरेंट होता है थोड़ा सा इंटरफेस का। तो मैंने कहा कि होस्टेड रिकॉर्ड ऐड कर दो, किस आईपी के अगेंस्ट 52.59, ठीक है, .229.222। यहाँ पे बेसिकली आईपी नहीं आएगा, इससे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा और किस होस्ट के अगेंस्ट वो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है। मैंने कहा कि कर दो माई टेस्ट साइट कर दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं टेस्ट साइट .networksport.online ओपन करूँगा तो कौन सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी? ये वाली, मैं नेम के साथ भी एक्सेस कर सकता हूँ। और ये आपको पता है यहाँ पे इसका टाइम स्टैम्प है, कितनी देर के लिए कैशे में रिकॉर्ड पड़ा रहेगा। तब मैंने ओके कर दिया, रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ये रिकॉर्ड अपडेट होने में 10-15 मिनट 20 मिनट भी मैक्सिमम, या इससे ज़्यादा भी बल्कि टाइम लग सकता है। फ़ौरन भी हो रहा था सम टाइम अपडेट, वो डिपेंड करता है वहाँ पे डीएनएस सर्वर पे। तो यहाँ पे मैंने पिंग किया, मैं करता हूँ टेस्ट साइट। अब देख लेते हैं जो डीएनएस में मैंने कोड ऐड किया वो अपडेट हुआ कि नहीं। networksport.online किया तो मैंने अभी ये अपडेट नहीं हुआ। अच्छा जी, IP config/flush DNS, DNS की कैशे भी क्लियर कर लेता हूँ, NS लुकअप करके भी क्या करता हूँ, ये एड्रेस कंफर्म कर लेता हूँ अपना।
रिजोल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि नेम चिप का इसमें थोड़ा सा इशू है। माइक्रोसॉफ्ट के डीएनएस सर्वर में अगर कहते हैं यूजुअली फ़ौरन अपडेट हो जाता है, ये नेम चिप की सर्विस थोड़ी सी स्लो है, इसलिए इनके डीएनएस को अपडेट होते हुए 10-15 मिनट लग जाते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है, इसे 5 से 10 मिनट लगेंगे अपडेट होते हुए। वीडियो के दौरान अगर ये अपडेट हो जाता है तो मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा विद नेम, नहीं तो आप होस्ट फाइल में एंट्री भी कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। आपको पता है डीएनएस में नेम रेजोल्यूशन सबसे पहले किसी होगी होस्ट फाइल से, वहाँ से इसको रिकॉर्ड मिल जाएगा तो रिजोल्व कर देगा। तो उसमें क्या होगा, मैं टेस्ट साइट डॉट नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन करूँगा तो मेरी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओहो, यहाँ पे इसका तो हमने यही गलत ऐड कर दी है, SUIT स्पेलिंग ही गलत है, तो इसको करा के देख लें तो कोई नहीं, खैर है, SU कर लेते हैं। तो देखें ये मेरा रिजोल्व हो गया। उसने बताया कि इसके जो आ रहा है IP वो ये वाला IP है, तो मैं एग्जिट करके पिंग भी करवा के एक दफ़ा देख लेता हूँ। ये देखें मेरे पिंग का रिप्लाई भी आना शुरू हो गया। तो अब मैं इसको इसी तरह इस नेम से ओपन कर लेते हैं। खैर ये आपकी टेस्ट सूट जो भी नाम बन गया, ये देखिए मैंने ये नेम दिया, देखिए वही सेम वेबसाइट ओपन हो गई है मेरी यहाँ पे उस नेम के साथ। ठीक हो गया, तो ये यूज़र फ्रेंडली होगी, आप एक नेम के साथ वेबसाइट को एक्सेस करें। डीएनएस में रिकॉर्ड किसने ऐड करना है वो मैंने बता दिया आपको। ये उनके लिए जिन्होंने MCSE पढ़ी हुई है, और एक दफ़ा उनके कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जाएगी। अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। वेबसाइट होस्ट करते हैं उसका डॉक्यूमेंट रूट डिफाइन करेंगे, IAS में उसकी जो भी पोर्ट है वो सेट करेंगे, उसके बाद पोर्ट अलाउ करेंगे, पोर्ट रेटिंग या टेलनेट करके टेस्टिंग करके देखेंगे। पिंग अगर आपने अलाउ करनी है आप अलाउ कर लें, आउटसाइड से एक्सेस करना है उसके लिए बेहतर कि आप DNS में रॉकेट ऐड करें और उससे उसको एक्सेस करें। ठीक है, अब एक है 1-to-1 नेट, ये लास्ट चीज़ रह गई है। अब ये देखिए जो IP आ रहा है यहाँ पे, वो पैनल में जो हमारे पास आ रहा है इस मशीन का IP क्या आ रहा है। मैं इंस्टेंसेस में यहाँ पे जाता हूँ और पता था कि जो आपका ये इंस्टेंस चल रहा है इसका IP एड्रेस क्या, बेसिकली ये IP एड्रेस है। अच्छा, तो जाके देखते हैं जो मशीन मैंने एक्सेस की है उसके ऊपर ये वाला IP एड्रेस असाइन है, पब्लिक IP। आ जाइए देखते हैं। मैं यहाँ पे गया, IP एड्रेस देखना हो कमांड प्रोग्राम में जाके IP कॉन्फिग लिखते हैं, या यहाँ से नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग से आप इसका IP एड्रेस देख ले। डिटेल्स में गए, ये देखिए इसके ऊपर जो IP एड्रेस आ रहा है ये तो वो IP ही नहीं है। ये देखिए 172 से शुरू हो रहा है और वो प्राइवेट IP एड्रेस आ रहा है, और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं 52, ये पब्लिक IP एड्रेस। ये क्या चक्कर है, ये बात समझ नहीं। इसे कहते हैं 1-to-1 नेट। ठीक है, और अगर इस मशीन का मैं IP एड्रेस जाके देखूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे गूगल पे जाके लिखता हूँ व्हाट इज माई IP फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वो बताएगा कि आपका IP एड्रेस कौन सा पब्लिक IP। देखिए यहाँ पे कहता है आपका IP वही है 52 वाला जो अमेजोन की कंसोल में आता है। लेकिन अगर मैं इस मशीन के ऊपर कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे देखता हूँ नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में मेरा IP कहता है 172, तो यहाँ पे ये क्या सीन है, ये बात समझनी है कि है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। जिन्होंने फायरवॉल वगैरह मुझसे पढ़ी है उनको पता है। चक्कर ये है कि यहाँ पे हो रहा है स्टैटिक नेट, 1-to-1 नेट। अमेजोन ने फायरवॉल लगाई हुई है। अमेजोन क्या करता है उस मशीन पर डायरेक्ट पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं कर देता। अमेजोन कहता है कि मेरी फायरवॉल पे आई रिक्वेस्ट, इस IP एड्रेस के ऊपर जब भी इस IP एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट आए, जिस मर्जी पोर्ट पे आए, वो किस मशीन को फॉरवर्ड कर दे, इसे पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कहते हैं। सारी की सारी पोर्ट्स को जब फॉरवर्ड करा देते हैं उसे क्या कहते हैं 1-to-1 नेट भी कहते हैं। जब इस पब्लिक IP एड्रेस पे रिक्वेस्ट आए 52.59 पे, तो वो इस लोकल मशीन को दे दें। और जब इस लोकल मशीन ने इंटरनेट पे जाना हो तो उसको नेट किस पे करो, 52.59 वाले पे, इसलिए ये इसका पब्लिक IP आ रहा है। ये मशीन जब इंटरनेट पे जाती है ये नेट होके बाहर जा रही है। जब नेट होके बाहर जा रही है इसका मतलब इसको कोई ना कोई पब्लिक IP भी होगा, तो ये बेसिकली इस मशीन का पब्लिक IP एड्रेस आ रहा है। तो जब मैं इस IP एड्रेस पे हिट करता हूँ 52.59 वाले पे, तो वो अमेजोन की इस मशीन पे आ जाती है, और इस मशीन के ऊपर क्या होता है जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिगार्डलेस के वो किस पोर्ट पे हो। पोर्ट फॉरवर्डिंग में भी क्या होता है आप स्पेसिफाई कर सकते हो पोर्ट 80 पे, पोर्ट 25 पे, पोर्ट 443 पे रिक्वेस्ट आए तो इस मशीन को जाए। लेकिन स्टैटिक नेट हो रहा है, जिस मर्जी पोर्ट पे रिक्वेस्ट आए, अमेजोन पे बता दिया इस IP के ऊपर जिस मर्जी पोर्ट पे रिक्वेस्ट आए तुमने इस लोकल मशीन को दे देनी है। कौन सी लोकल मशीन को, ये वाली जिसका IP है 172.31.25.83। तो इसमें ये चक्कर हो जाना, तो इसमें आप ये परेशान होकर मैं जो नेटवर्क के बंदे हैं वो देखते हैं यार ये इस मशीन के ऊपर तो IP मिला ही नहीं हुआ,
तो बेसिकली जो नेटवर्क्स में काम करते रहे हैं थोड़े से बड़े नेटवर्क में, उसमें आप बेसिकली इसी तरह अपने सर्वर को पब्लिश करवा रहे होते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि इस मशीन पे अगर आप डायरेक्ट पब्लिक आईपी दे देंगे तो बड़ी डेंजरस किस्म की चीज़ है, आपके नेटवर्क से सिक्योरिटी निकल जाती है। तो आप चाहते हैं फायरवॉल पे ट्रैफिक आए, सारी की सारी ट्रैफिक फिल्टर हो, फिल्टर होने के बाद अमेजोन देखे अच्छा इस पब्लिक आईपी पे हिट आई थी तो फॉरवर्ड कर दो इस लैन पे पड़ी हुई मशीन को। तो आपको एक सिक्योरिटी बेसिकली मिल गई है इस टोपोलॉजी के अंदर। ये बात क्लियर हो गई है। तो ठीक है, फिर इंजॉय करें आप, फ्री इंस्टेंस लॉन्च करें जाके। सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं है एटीएम कार्ड भी काम करेगा आपका, डेबिट कार्ड। तो इस फ्री इंस्टेंस लॉन्च करें, इसके ऊपर टेस्टिंग करें और इंजॉय करें और दूसरों के साथ ये शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि जो मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन वगैरह आते रहे, तो बेहतर कि आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ठीक हो गया। और फिर करते हैं इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। आई थिंक वीडियो की लेंथ पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।